नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मधु, क्या कर रही हो? ठीक हो ना? पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटा, ज्यादा फोन का यूज मत करना, पढ़ाई पे भी ध्यान देना, माधुरी जी ने अपनी बेटी से कहा, जो मेडिकल की पढ़ाई घर से बाहर रहकर कर रही थी। मम्मी, अब फिर से अपना लेक्चर शुरू मत कीजिए। मैंने कहा था ना मैं ठीक हूँ, और अब बार बार फोन क्यों करती हैं? पढ़ाई भी मेरी ठीक चल रही है। बेटा, माँ हूं ना, इसलिए लगता है कि मेरी बेटी कैसी है, वो ठीक तो है ना? माधुरी जी की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन शब्दों में उन्होंने जाहिर होने नहीं दिया। अच्छा मम्मी, फोन रखती हूँ, खाने का टाइम हो रहा है, गुड नाइट। इतना कह के मधु ने फोन रख दिया। रोज का यही हाल था। मधु जब से मेडिकल करने गई थी, वो अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करती थी। उसका मानना था कि अब वो बच्ची नहीं रही जो बार बार उसे माँ की जरूरत पड़े। माधुरी जी को वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कह देती कि वो बेचारी कुछ कह ना पाती, और उनका दर्द आंखों से छलकने लगता। तेरी मम्मी तुझे इतना फोन क्यों करती है? तू तो अब भी दूध पीती बच्ची है उनकी नजरों में। माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, ज्यादा फोन करके भी क्या करेंगे। रश्मि, जो कि मधु की रूममेट थी, वो अक्सर मधु को ऐसे ही कहा करती। मधु को भी यही लगता कि अब वो छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी हो चुकी है। कॉलेज में दोस्तों की संगत अच्छी नहीं थी मधु की। वो उन लोगों से दोस्ती कर बैठी जो ना तो खुद पढ़ते ना दूसरों को पढ़ने देते, कॉलेज से बंक मार के घूमते फिरते। मधु को भी इन्हीं सब चीजों की लत लग गई थी। माधुरी जी को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, लेकिन उम्र के जिस बसंत में मधु पहुंची थी, वहां बहकने में समय नहीं लगता, और इसलिए माधुरी जी अक्सर मधु को फोन करती रहती। रात रात में ऑनलाइन रहना। एक दो बार माधुरी जी ने मधु को फोन लगाया तो रात में 12 बजे भी उसका फोन बिजी आ रहा था। उनको बहुत चिंता होती। वो समय समय पर मधु को गाइड करती रहती। माधुरी जी अपने पति मोहित जी से बात की, पर उन्होंने भी यही कहा कि उसे थोड़ी आज़ादी दो, पूरे समय उसे फोन मत किया करो। पर माँ के दिल को कोई समझ पाया है भला? शायद वही समझ सकता है जिसने खुद अपनी संतान जनी हो। माधुरी जी ने हर संभव कोशिश की, लेकिन हुआ वही जिसका उन्हें डर था। मधु कुछ दिनों के लिए अपने घर आई हुई थी और काफी परेशान सी थी। पूरे समय अपने कमरे में रहती, न बात करती किसी से, न किसी का फोन उठाती। उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। माधुरी जी ने भी जानना चाहा, लेकिन मधु ने कुछ न कहा। मधु की ये आदत अब मोहित और माधुरी दोनों को ही परेशान करने लगी। उन्होंने काफी जानने की कोशिश की, लेकिन मधु बस रोती रहती। माधुरी जी के मन में अब जो डर था वो बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपनी एक दोस्त पायल, जो कि एक मनोचिकित्सक थी, उनसे मदद मांगी। वो घर आई और मधु से मिलने सीधा ऊपर पहुंची। पायल ने माधुरी और मोहित से कहा कि वो दोनों ऊपर ना आए। काफी देर इंतजार करने के बाद पायल मधु के रूम से आ गई। माथे पे शिकन साफ साफ नजर आ रही थी। माधुरी, मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। मधु का बलात्कार हुआ है, वो भी 2 लोगों ने मिल के किया है। क्या? रेप? मेरी मधु का? मोहित और माधुरी जी जैसे खामोश हो गए। ना कुछ कहा जा रहा था, ना कुछ सुना जा रहा था। माधुरी, जानती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी, लेकिन इससे पहले भी ये सोचो कि मधु का क्या हाल होगा। उसका दर्द हमारे दर्द से कहीं ज्यादा है। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है और उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। माधुरी, ये बात उसने इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसके मन में पश्चाताप है। वो जानती थी कि तुम कहीं ना कहीं सही थी, तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही वो। माधुरी, ये वक्त उसे हौसला देने का है। उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ये कोशिश सीधा परिणाम लेके आए। उसे संभालो तुम दोनों मिलके। उसे तुम दोनों की ज़रूरत है, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मेरी बेटी, मेरी मधु, कैसे बर्दाश्त किया होगा उसने? वो लोग कौन थे? क्या कुछ बताया उसने? मोहित जी ने पायल से पूछा। हाँ, उसी के क्लास के लोग हैं। पार्टी के बहाने अपने फार्म हाउस में बुलाया, और उसकी सहेली रश्मि भी उनके साथ मिली हुई थी। उसी ने ये वीडियो बनाया और अब उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरी बेटी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मोहित, सबसे पहले आप पुलिस में चलिए, वहाँ मेरे भाई के दोस्त हैं, हम उनकी मदद लेंगे।
माधुरी और मोहित ने सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई और उनको अरेस्ट करवाया। मोबाइल पे जितने वीडियो थे और जितने फोटो थे उन्हें हटाया गया और मधु के पास जाकर उसे उन्होंने गले लगा लिया। मधु बिल्कुल चुप थी। मम्मी, आई एम सॉरी। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मैंने, जिसे भूलना मेरे बस में नहीं है। बस इतना ही कह पाई वो। माधुरी जी और पायल जी की मदद से उसमें काफी सुधार हुआ, पर वो अब भी इस हादसे के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानती थी। लेकिन मोहित जी की सूझबूझ और माधुरी जी के प्यार से मधु ने फिर कॉलेज जाना शुरू किया, लेकिन इस बार वो कुछ बनने गई थी। आज वो शहर की सबसे जानी मानी मनोचिकित्सक में से एक है। वो हर उन बच्चों का इलाज कर रही है जो किसी भी तरीके से यौन शोषण का शिकार हुए थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी जो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पर बनी हुई है, लेकिन मेरी ये कहानी काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। माता पिता हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, वो हमारा बुरा कभी सोच भी नहीं सकते। हम बच्चे उन्हें समझ नहीं पाते। और उन माता पिता से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को आज़ादी दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन उन्हें आज़ादी के मायने भी सिखाइए। उन्हें सेक्स से संबंधित जानकारी उनकी उम्र के अनुसार देते जाइए, क्योंकि आपका बच्चा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। उन्हें समाज के दरिंदों से बचा के रखिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।